नमस्कार। आज हम इंडियन पॉलिटी के दो बहुत ही कोर पिलर्स पर बात करने वाले हैं। एक है सिटीजनशिप और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। मतलब भारत क्या है, इसके लोग कौन हैं और इसका नक्शा जैसा आज है वैसा बना कैसे। इन दोनों को समझे बिना इंडिया की आइडेंटिटी और स्ट्रक्चर को समझना लगभग नामुमकिन है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे इंडिया के पीपल एंड टेरिटरी के कॉन्सेप्ट से, फिर देखेंगे कि संविधान की शुरुआत में सिटीजनशिप कैसे तय हुई। उसके बाद द सिटीजनशिप एक्ट 1955 पर बात करेंगे। फिर हम शिफ्ट करेंगे द मेकिंग ऑफ इंडियन स्टेट्स पर, देखेंगे कि कुछ स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस क्या हैं, और आखिर में सब कुछ सम अप करेंगे कुछ की टेकअवेज के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, इंडिया, पीपल एंड टेरिटरी। देखिए, किसी भी देश को अगर एक बिल्डिंग की तरह देखें तो उसकी दो सबसे मजबूत नींव होती हैं। एक उसके लोग माने द सिटीजन्स, और दूसरी उसकी ज़मीन माने द टेरिटरी, जो कि राज्यों का एक यूनियन है। तो इस डिस्कशन में हम पहले कौन यानी सिटीजनशिप को समझेंगे और फिर कहाँ यानी इंडियन यूनियन के स्ट्रक्चर पर गौर करेंगे। ऑल राइट, तो अब आते हैं हमारे पहले बड़े टॉपिक पर, सिटीजनशिप। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस वक्त एट दैट स्पेसिफिक मोमेंट इंडियन सिटीजनशिप को कैसे डिफाइन किया गया था। नागरिकता के रूल्स को समझने के लिए इसे दो टाइम पीरियड्स में देखना होगा। पहला, ठीक 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान लागू हुआ, उस दिन सिटीजनशिप तय हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 5 से 11 के हिसाब से। और दूसरा, 26 जनवरी 1950 के बाद का समय, जिसके लिए पार्लियामेंट ने एक पूरा कानून बनाया, द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो ये जो आर्टिकल्स थे ये उस जमाने की ज़रूरतों के हिसाब से थे। जैसे आर्टिकल 5 उन लोगों के लिए था जो संविधान लागू होने के वक्त इंडिया में ही रह रहे थे। फिर विभाजन की वजह से आर्टिकल 6 और 7 आए, जो पाकिस्तान से आने वाले और पाकिस्तान जाने वाले माइग्रेंट्स की सिटीजनशिप से डील करते थे। आर्टिकल 8 उन लोगों के लिए था जो थे तो इंडियन ओरिजिन के पर भारत से बाहर रह रहे थे। आर्टिकल 9 ने एक सीधी बात कही, अगर आपने किसी और देश की सिटीजनशिप अपनी मर्जी से ले ली तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म। और आर्टिकल 11 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने पार्लियामेंट को पावर दी कि वो फ्यूचर में सिटीजनशिप को लेकर कोई भी कानून बना सकती है। और पार्लियामेंट ने आर्टिकल 11 से मिली पावर का इस्तेमाल किया और बनाया द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। यही वो कानून है जो आज इंडियन सिटीजनशिप के ज्यादातर मामलों को रेगुलेट करता है। ये बेसिकली संविधान की रखी नींव पर बनी एक पूरी इमारत है। तो इस एक्ट के हिसाब से इंडियन सिटीजनशिप पाने के मोटे तौर पे 5 तरीके हैं। पहला, बाय बर्थ, यानी आपका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा, बाय डिसेंट, मतलब आपके माता पिता भारतीय हैं पर आपका जन्म किसी दूसरे देश में हुआ। तीसरा है बाय रजिस्ट्रेशन, ये इंडियन ओरिजिन के लोगों या जिन्होंने भारतीय नागरिक से शादी की है उनके लिए है। चौथा, बाय नेचुरलाइजेशन, ये उन फॉरेन नेशनल्स के लिए है जो 12 साल या उससे ज्यादा से भारत में रह रहे हैं और कुछ और शर्तें पूरी करते हैं। और पांचवां, बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ टेरिटरी, मतलब अगर कोई नया इलाका भारत का हिस्सा बन जाता है तो वहां के लोग भी भारतीय नागरिक बन जाएंगे। अच्छा, जैसे नागरिकता मिलते हैं वैसे ही इसे खोया भी जा सकता है। इसके 3 मेन तरीके हैं। पहला है रिनंसिएशन, मतलब आपने खुद वॉलंटरीली अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी। दूसरा है टर्मिनेशन, ये तब होता है जब आप किसी और देश की सिटीजनशिप ले लेते हैं। भारत ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। और तीसरा है डेप्रिवेशन, मतलब सरकार आपकी नागरिकता छीन सकती है, पर ऐसा तभी होता है जब नागरिकता धोखाधड़ी से ली गई हो या आपने देश के साथ कोई गद्दारी की हो। अब 1955 के एक्ट में समय समय पर बदलाव भी हुए हैं और 2019 में एक बहुत बड़ा और काफ़ी चर्चित अमेंडमेंट हुआ जिसे हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या CAA 2019 के नाम से जानते हैं। इसका मेन पर्पस था हमारे कुछ पड़ोसी देशों से आए हुए कुछ खास परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ को नेचुरलाइजेशन के जरिए सिटीजनशिप देना। तो इस अमेंडमेंट के की प्रोविजंस क्या थे? इसमें 6 कम्युनिटीज़ को शामिल किया गया, हिंदू, सिख, पारसी, जैन, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट। देश थे 3, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। एलिजिबिलिटी के लिए कट ऑफ डेट रखी गई 31 दिसंबर 2014, मतलब इन कम्युनिटीज़ के लोग जो इस तारीख से पहले भारत आ चुके थे वो एलिजिबल थे, और उनके लिए जो 12 साल की रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट थी नेचुरलाइजेशन के लिए, उसे घटाकर कम से कम 6 साल कर दिया गया।
ओके, तो ये तो बात हो गई लोगों की, द सिटीजन्स। अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, जगह यानी टेरिटरी। चलिए देखते हैं कि आज हम भारत का जो नक्शा देखते हैं वो बना कैसे। स्क्रीन पर जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये इंडियन स्टेट्स के बनने की कहानी और उनसे जुड़े कुछ स्पेशल प्रोविजंस को दिखाता है। ये एक तरह से हमारी डिस्कशन का ब्लूप्रिंट है। चलिए इसमें थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। भारत के स्टेट्स और यूटीज बनने के पीछे कई सारी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, जैसे 1961 का ऑपरेशन विजय, जिससे गोवा, दमन और दीव को पोर्टुगीज रूल से आज़ाद कराया गया। फिर 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से दादरा और नगर हवेली एक यूटी बने। 12th अमेंडमेंट ने गोवा, दमन और दीव को यूनियन टेरिटोरी बनाया। आगे चलकर 1969 में 22nd अमेंडमेंट से असम के अंदर ही मेघालय को बनाया गया, और जो इलाका पहले नेफा कहलाता था, उसी से मिजोरम और अरुणाचल को यूटीज का दर्जा मिला। और ये सिलसिला आगे भी चलता रहा। 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, उसे पूरी स्टेटहुड मिली। फिर 1987 में गोवा एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बन गया, भारत का 25वां राज्य। साल 2000 में एक साथ 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। और सबसे रिसेंटली 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सारे स्टेट्स बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। कुछ राज्यों को स्पेशल प्रोविजंस या कह सकते हैं कि एक विशेष दर्जा दिया गया है, और इन्हें याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका भी है। ये ट्रिक है नाम आसमान जी के, इसे याद कर लीजिए। एग्जाम्स की तैयारी के लिए ये बहुत बहुत यूजफुल है। ये नेमोनिक उन स्टेट्स को याद रखने में मदद करता है जिनके लिए हमारे संविधान के आर्टिकल 371 में स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। चलिए देखते हैं ये ट्रिक काम कैसे करती है। आर्टिकल 371 तो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए है। उसके बाद हमारी ट्रिक शुरू होती है। एन से नागालैंड, आर्टिकल 371 ए से असम, 371 बी, एम से मणिपुर, 371 सी, फिर ए से आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, 371 डी, एस से सिक्किम, 371 एफ, दूसरा एम है मिजोरम, 371 जी, अगला ए है अरुणाचल प्रदेश, 371 एच, फिर जी से गोवा, 371 आई, और आखिर में के से कर्नाटका, 371 जे। देखा कितना आसान हो गया? तो हमने सिटीजनशिप यानी हु और स्टेट फॉर्मेशन यानी वेयर, इन दोनों ही क्रूशल टॉपिक्स को कवर कर लिया है। चलिए अब फटाफट से जो मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उन्हें समराइज करते हैं। तो नटशेल में कहानी क्या है? सिटीजनशिप यानी द हु, ये डिफाइन करती है कि इस देश का कौन है, और इसे गवर्न करता है द सिटीजनशिप एक्ट 1955। वहीं दूसरी तरफ स्टेटहुड यानी द वेयर, ये देश के टेरिटरी और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को डिफाइन करती है। और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ कई एक्ट्स और रीऑर्गेनाइजेशंस के जरिए इवॉल्व हुआ है। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं जिस पर जरूर सोचिएगा। ये जो फाउंडेशनल लॉज हैं सिटीजनशिप और स्टेटहुड के, ये आज भी इंडिया की आइडेंटिटी को किस तरह से शेप कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें दिखाता है कि हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है।